गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटे थर्ड एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी बुक से, दैट इज रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट कंडीशंस। हमने इससे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्कस कर ली और लाइंस के बीच में एंगल, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, उनकी कंडीशन चेक कर ली, एंगल्स निकालने सीख लिए। आज हम इसमें प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। दिस इज योर 11.3 एक्सरसाइज इन योर एनसीईआरटी बुक। तो लिसन, कुछ हम डिस्कस करना चाहते हैं उससे पहले। जब हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं तो वहाँ पे हम क्या बेस लेके चलते हैं, और जब प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें हम क्या बेस लेके चलते हैं। दोनों में अलग अलग बेस हैं, तो दोनों में अलग अलग बेस क्यों लेके चल रहे हैं, क्या जो कंसेप्ट हम लाइन में चला रहे हैं वही कंसेप्ट हम प्लेन में भी चला सकते हैं, तो उसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। लिसन, हमारा आज का टॉपिक रहेगा दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। लेकिन प्लेन की इक्वेशन शुरू करने से पहले हम जानना चाहते हैं एक बार लाइन के ऊपर। तो आप अगर लाइन पे आए, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम लाइन की इक्वेशन देखते हैं बेटा, तो एक लाइन की इक्वेशन आप तब निकाल सकते हो, दिस इज अ लाइन व्हेन ए पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर एक कोई पॉइंट लाई करता है, सपोज करो मैं 1 2 3 ले लूँ, और लाइन के पैरेलल हमने एक वेक्टर लिया था जिसको मैंने बी बोला था। वटेवर दिस वेक्टर, दैट डजंट मैटर वो क्या है क्या नहीं है। तो जब ये वेक्टर बी ए के पैरेलल है तो हमारा कंसेप्ट ये था, सपोज करो, चलो इसको भी मैं जनरल पॉइंट ले लेता हूँ x1 y1 z1, और बी वेक्टर पैरेलल है, दैट इज b1 i b2 j और b3 के वेक्टर लेते हैं। तो these two things are given to us, only then we can find equation of line in space. तो ये जो वेक्टर है बेटा बी, इससे हमें डायरेक्शन रेशियो पता लग रहे हैं इस वेक्टर के, b1 b2 b3, और जो डायरेक्शन रेशियो इस वेक्टर के हैं वही डायरेक्शन रेशियो हमारी लाइन के भी हो जाते हैं, क्योंकि बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन सेम है वेक्टर की और लाइन की, तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो हम सेम ले सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो एक्चुअली पैरेलल वेक्टर का मतलब ही यही होता है कि हमें लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल जाए। तो दीज आर b1 b2 b3, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इनसे डायरेक्शन कोसाइन भी बना लेंगे, निकाल लेंगे। दूसरा, अब इक्वेशन निकालना, तो इक्वेशन के लिए हम इस लाइन के ऊपर कहीं पे एक जनरल पॉइंट P एज्यूम करते हैं, दैट इज x y z, और इस P की हेल्प से एक वेक्टर AP बनाया था। आपने मेरी वीडियो अगर देखी हो, इससे पहले लेक्चर सुने हो, तो उसमें AP वेक्टर बना था, एंड दिस AP वेक्टर इज ऑन द लाइन। AP वेक्टर दिस इज ऑन द लाइन, ये लाइन के ऊपर है। और जो B वेक्टर है दिस इज पैरेलल टू लाइन, ये लाइन के पैरेलल है। इसमें बस इतनी सी बात है, पैरेलल टू लाइन। अब जब B वेक्टर लाइन के पैरेलल है, AP ऑन द लाइन है, तो इसका मतलब होता था AP पैरेलल टू B। हमारे पास, मैंने बोला था पहले कि यही हमारे पास बेसिक पॉइंट है लाइन की इक्वेशन निकालने का, क्योंकि अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं, दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, AP इज इक्वल टू लैम्डा b। और AP की वैल्यू बेटे, हम अगर ये पॉइंट A वेक्टर है तो इसको वेक्टर A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस P को वेक्टर R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो R माइनस A इज इक्वल टू लैम्डा इंटू B, तो R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B आ जाता है। चलो छोड़ो वो बात भी क्या आती है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास था अभी AP इक्वल टू लैम्डा B, AP पैरेलल है B के। दिस इज वन यूनिवर्सली ट्रूथ केस, ट्रूथ कंडीशन, एक ट्रूथ कंडीशन है, और वो हम अप्लाई करते हैं पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए। यूनिवर्सली ट्रूथ क्यों? क्योंकि B जब लाइन के पैरेलल है तो A पॉइंट लाइन के ऊपर दिया हुआ है, तो P हम कहीं भी जूम कर लें, यहाँ पे या इस तरफ कहीं पे, AP हर कंडीशन में B के पैरेलल आएगा। AP वेक्टर हर कंडीशन में B के पैरेलल आएगा। जैसे मैं दोबारा समझाता हूँ, मान लीजिए मैंने B वेक्टर ले लिया और A पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, तो एक बच्चा P को यहाँ ले लेता है, दूसरा बच्चा P को यहाँ ले लेता है, अगर यहाँ भी लेता है कोई बच्चा, तो ये AP वेक्टर अब ऐसे बन रहा है, दिस इज AP वेक्टर, और B ऐसे वेक्टर है, तो अभी भी AP वेक्टर पैरेलल है B के। तो दिस AP पैरेलल टू B, दिस इज यूनिवर्सली ट्रूथ फॉर द केस ऑफ लाइन। तो क्या यूनिवर्सली ट्रूथ है, तो हम इसी से फिर लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। अब हम यही सेम कंसेप्ट क्या प्लेन पे भी यूज कर सकते हैं। प्लेन क्या होता है, जस्ट आपके कॉपी का पेज, आपकी बुक का पेज एक प्लेन है, और उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है मुझे।
तो क्या हम प्लेन की इक्वेशन में भी यही कंसेप्ट सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरह से, और नहीं कर सकते हैं तो फिर किस तरह से, हमें दोनों बातें समझानी है एक साथ। तो जैसे प्लेन की हम बात करते हैं, दिस इज प्लेन, ये प्लेन है। तो अगर मैं प्लेन ले लेता हूँ, लिसन, उसको भी हम ठीक ऐसे डिस्कस करना चाहते हैं। दिस इज प्लेन, प्लेन को हम मोस्टली पाई से लिखते हैं, जैसे लाइन को एल से तो प्लेन को पाई से। ये हमारा प्लेन है, ये बुक एक प्लेन है। और अब की बार भी मैं प्लेन के ऊपर एक पॉइंट ले लूँ ए, जिसके कोऑर्डिनेट मुझे फिर से दे रखे हैं, x1 y1 z1। और बेटा एक वेक्टर मैं प्लेन के पैरेलल ले लूँ b, जैसे मैंने पहली बार लिया b वेक्टर, पहले लाइन के पैरेलल लिया था, अब की बार प्लेन के पैरेलल ले लिया। ये प्लेन है और ये पैरेलल वेक्टर है, ये मेरा जो पेन दिख रहा है तो मैं ये प्लेन के पैरेलल वेक्टर है। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ पे कोई पॉइंट P लूँ, कहीं पे भी ले लूँ, तो क्या ये अब की बार भी AP हमेशा B के पैरेलल होगा? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है। P पॉइंट तो हम फ्री हैं, हम कहीं भी ले सकते हैं, वी आर फ्री टू टेक दिस P पॉइंट P। सपोज करो ये पॉइंट A है और ये P एक बच्चा यहाँ ले लेता है, एक बच्चा यहाँ ले लेता है, एक बच्चा यहाँ ले लेता है, तो AP वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि AP डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, और ये मेरा वेक्टर है B विच इज पैरेलल टू प्लेन। तो क्या ये हर एक AP हर AP के पैरेलल होगा? ये इस AP के पैरेलल हो जाएगा तो इसके नहीं होगा, इसके नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जब हम प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट P लेते हैं तो उस पर जो वेक्टर AP बनेगा वो B के पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप देख सकते हो मैंने इस प्लेन में 3-4 AP वेक्टर बना दिए। तो अगर ये वेक्टर लेता हूँ, ये वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है और एक AP के पैरेलल है, लेकिन अगर P पॉइंट दूसरे बच्चे ने यहाँ ले लिया तो ये इस AP के पैरेलल नहीं है, ना ही इस AP के पैरेलल है। तो अब की बार AP पैरेलल टू B, दिस इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। और अगर ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है तो हम इसको इक्वेशन निकालने के लिए एक बेस नहीं लिख सकते, यानी कि यहाँ पर पैरेलल वेक्टर वाला कंसेप्ट नहीं लिया जाएगा। फिर हम क्या कंसेप्ट लेंगे अगर पैरेलल का नहीं ले सकते? तो हम कंसेप्ट चेंज कर लेते हैं अपना, जो लाइन है ना, जो हमने B वेक्टर पैरेलल लिया है उस वेक्टर B को पैरेलल से हटा के हम परपेंडिकुलर वेक्टर करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई वेक्टर मिल जाए विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जैसे ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेट्स सपोज दिस इज AI BJ प्लस CK। जैसे हम पैरेलल वेक्टर B लेते थे पहले, B1I B2J B3K, तो अब हम ये परपेंडिकुलर वेक्टर ले लेते हैं N टू द प्लेन। जैसे ये बेटा ये मेरा पेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, और अगर ये पेन परपेंडिकुलर टू प्लेन है तो ये AP वेक्टर कहीं पे भी बना लो आप इस प्लेन में, हर एक AP के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब की बार हम AP और N को परपेंडिकुलर का कंसेप्ट लेके चलेंगे विच इज यूनिवर्सली ट्रूथ। तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस एज बेस फॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर ये N हमारा प्लेन का परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन पे कहीं पे भी तुम कितने भी वेक्टर बना लेना AP, उन सब के भी परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा यहाँ पे जो बेस बन जाएगा, दैट बेस इज व्हाट AP परपेंडिकुलर होगा N के। A पॉइंट मुझे वैसे दे रखा होगा, P पॉइंट हम कोई जनरल ले लेंगे बेटा XYZ। P पॉइंट का अगर वेक्टर लिखना तो R से लिखेंगे, A को A से लिखेंगे। तो AP अब की बार बेटा N परपेंडिकुलर होगा N के, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डेफिनेटली उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जैसे हमने पिछले केस में लिया था AP पैरेलल टू D, तो हमने लिखा था कि AP पैरेलल टू B, तो AP इक्वल टू लैम्डा B, क्योंकि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। और अब हम यहाँ से AP वेक्टर को देख सकते हैं, क्या होगा AP दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो दिस इज नथिंग बट R माइनस A। आप इसको R माइनस A लिख सकते हैं, या फिर X माइनस X1I उस तरह से भी लिख सकते हो, प्लस Y माइनस Y1J और प्लस Z माइनस Z1K। इसमें भी हमारे पास इक्वेशन दोनों फॉर्म में आएंगी, वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में। तो AP डॉट N, पहले मैं इक्वेशन निकालता हूँ वेक्टर फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी? वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है हमें इक्वेशन में R नजर आना चाहिए। तो AP की वैल्यू जो लिखोगे बेटे दैट इज R माइनस A। जब कार्टेशियन की बारी आएगी तो AP को हम X माइनस X1 Y माइनस Y1 Z माइनस Z1 लिख देंगे, क्योंकि वहां पे हमें R की जरूरत नहीं है।
तो ए पी दैट इज आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट है तो 0 ही होगा, 0 मतलब नंबर आएगा वो। तो देन इट इज आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। आर एक ऐसा वेक्टर है विच इज इक्वल टू आर की पॉइंट को हम इसमें आर से दिखा रहे हैं। तो जो ओपी वेक्टर है दिस इज आर एंड दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा। तो आर मतलब एक्स आई वाई जे जेड के, और एन यहाँ में कोई गिवन वेक्टर होगा ए आई बी जे और सी के। तो आर डॉट एन जब हम डॉट प्रोडक्ट भी करेंगे तब भी ये कोई कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा, बल्कि वैल्यू एक्स वाई जेड की टर्म में आएगी। लेकिन ए डॉट एन में ए भी हमें गिवन है एक्स वन वाई वन जेड वन, और एन भी हमें गिवन है ए आई बी जे प्लस सी के। तो दिस क्वांटिटी समथिंग कोई कांस्टेंट डी आ जाएगा, डी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। और इससे आप आर डॉट एन, अब ये एन को बेटा लिख सकते हो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के माइनस डी या इक्वल टू डी भी कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। और इस प्लेन की इक्वेशन को देख के तुम्हें क्या नजर आ रहा है, देखो जरा आर डॉट एन। तो एन की पहचान करो क्या है इसमें, एन तुम वेक्टर की इक्वेशन देख, सॉरी प्लेन की इक्वेशन देख के उसमें से एक चीज सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो आर के साथ जो लिखा होगा वो हमेशा नॉर्मल वेक्टर होगा ए आई बी जे सी के। ये देखो जी आर के साथ आता है नॉर्मल वेक्टर ए आई बी जे सी के। और अगर नॉर्मल वेक्टर ए आई बी जे सी के है तो इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी हो जाएंगे। ए बी सी दीज आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस नॉर्मल वेक्टर, वो इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो प्लेन की इक्वेशन से हमेशा हमें नॉर्मल वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे लाइन की इक्वेशन से हमें दो चीजें मिलती थी, एक पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रही है, दूसरा उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, दो बातें। जबकि प्लेन की इक्वेशन से अभी तक हमें एक चीज मिल रही है, लाइन की इक्वेशन देखते मुझे उस लाइन का नॉर्मल वेक्टर पता लग जाएगा क्या है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, सपोज करो आर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अ प्लेन। तो व्हाट इज नॉर्मल वेक्टर टू दिस प्लेन? तो इस प्लेन का बेटा ये जो प्लेन मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, इस प्लेन का सपोज करो ये प्लेन अगर ऐसे है तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, दैट इज दिस 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये नॉर्मल वेक्टर, इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो है वो 2 3 4 2 3 4। तो आपको प्लेन देखते ही उसमें से नॉर्मल वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो चुरा लेने हैं हर बार, हर क्वेश्चन में हमें यही काम करना भी। दिस इज वेक्टर फॉर्म। अब मैं बात करता हूँ कार्टेशियन फॉर्म की। तो कार्टेशियन फॉर्म में अभी हम इस डी का जिक्र नहीं कर रहे, इसका डी का जिक्र हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो ये वेक्टर फॉर्म थी। अब दूसरा सुनिए, कार्टेशियन फॉर्म क्या हो सकती है। कार्टेशियन फॉर्म के लिए कार्टेशियन फॉर्म वो भी यहीं से आएगी, बस उसमें आर को हटा देंगे, हम यहीं पे हटा देते हैं। बल्कि जो वेक्टर फॉर्म क्या थी हमारी, आर डॉट ए आई बी जे प्लस सी के माइनस डी इक्वल टू 0, ये था बेटा। तो आर की वैल्यू रख दो बस, आर वेक्टर किसके इक्वल है, एक्स आई वाई जे जेड के। यहाँ से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आप आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के माइनस डी इक्वल टू 0। तो जी आप इसमें डॉट प्रोडक्ट करो बेटा तो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और माइनस डी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारी इक्वेशन आ गई जी कार्टेशियन फॉर्म में। तो आप जरा इसको चेक करो ठीक से, कार्टेशियन फॉर्म और ये वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म से मैंने बताया था ये तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर क्या है, ए आई बी जे प्लस सी के। जबकि कार्टेशियन फॉर्म में क्या फर्क पड़ा, ए बी सी कहाँ है, दीज ए बी सी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं। तो जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं दे रिप्रेजेंट डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। वो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। याद रखिए अगर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म है तो उसमें आप नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कहाँ से चुराएंगे, उस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे।
और हमें कभी भी अगर कोई वेक्टर फॉर्म दे रखा है तो उसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना, या कार्टेशियन में दे रखा है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमारे पेन की स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप देखो जरा, r.n था यहाँ पे, तो जब हमने इसको कार्टेशियन में किया तो क्या लिखा? उस हमने r की जगह लिखा है xi प्लस yj प्लस z, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। गेट दिस? इट मीन्स R में x y z था तो वो x y z a b c के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो सिंपली ax प्लस by प्लस cz, तो कार्टेशियन बन जाएगा। d एज इट इज है। अगर हम वापस चले कार्टेशियन से हमने वेक्टर फॉर्म में करना है तो r को अलग निकालो। r को अलग निकालने का मतलब हो जाएगा कि आपने x y z हटा दिया यहाँ से, एंड देन वी लेफ्ट विद ai bj प्लस ck। दैट्स ऑल, सिंपल सा काम। जैसे सपोज करो मैं क्वेश्चन एग्जांपल लिख दूं, मैं मान लो ये लिख दिया मैं 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 10 इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये इक्वेशन है हमारे कार्टेशियन फॉर्म में, जहाँ 2 3 4 दीज आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर। अगर मैं इसको कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में बदलना चाहूँ तो r लिखूंगा यहाँ, और r लिखते ही मेरा x y z खत्म, तो वी लेफ्ट 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस 10 इक्वल टू 0। तो दिस इज कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म एंड दिस वन इज कार्टेशियन फॉर्म। तो हमें वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म लिखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना, हर बार हम फटाफट उसी स्पीड से चेंज करते चले जाएंगे, और प्लेन की इक्वेशन मिली तो हमें फटाफट उससे नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे एक चीज और देखते हैं, इसी को बढ़ाएंगे आगे जो हमने देख लिया, और हमारा जो बेसिक कंसेप्ट हमने बताया कि AP और N हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो जब भी लाइन के इक्वेशन का जिक्र होगा तो हम हमेशा एक वेक्टर AP देखेंगे विच इज ऑन द प्लेन, एक वेक्टर नॉर्मल देखेंगे N विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम 0 कर देंगे। आगे और पॉइंट आता है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये तुम्हारी बुक में पहला आर्टिकल दे रखा है, मैंने दूसरे नंबर पे करवाया है क्योंकि एक बार तुम्हें AP और N का कंसेप्ट बताना था। ये भी वही चीज है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो प्लेन है उसके बारे में जो तुम्हें गिवन है वो चीज नॉर्मल से जुड़ी हुई है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और प्लेन से जुड़ी हुई है। जो चीजें तुम्हें दे रखी होंगी, दो चीजें तुम्हें दी होंगी, दोनों चीजें परपेंडिकुलर टू प्लेन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। सपोज करो दिस इज आवर प्लेन, मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है, दिस इज आवर प्लेन, ये प्लेन है, इसको प्लेन को हम पाई बोल रहे हैं। तो पहली बात, इस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज d, तो d परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन, तो ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल, नॉर्मल कह सकते हैं परपेंडिकुलर को। और दूसरा बेटा, इस प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर तुम्हें, नॉर्मल यूनिट वेक्टर तुम्हें दे रखा होगा, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। n कैप कह सकता हूँ Li प्लस mj प्लस nk, क्योंकि L M N इसके डायरेक्शन को साइन हो जाएंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो दिस इज ए परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है टू प्लेन। तो प्लेन से दो चीजें जुड़ी हुई हैं और दोनों ही उसके नॉर्मल से जुड़ी हुई हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन एंड दिस वन, दोनों नॉर्मल से जुड़ी हुई हैं। अब मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, देखो जरा वो इक्वेशन किस तरीके से निकल सकती है। फिर से आपको फिर वही देखना पड़ेगा कि दो चीजें चाहिए हमें प्लेन से, एक तो प्लेन के ऊपर वेक्टर चाहिए, दूसरा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो नॉर्मल वेक्टर तो हमारे पास है, बस हमारे पास क्या नहीं है, AP जो प्लेन के ऊपर वेक्टर होता है वो नहीं है। तो उसके लिए बेटा यहाँ ओरिजिन से इस प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट को A नाम दे दो। तो आप जरा देखेंगे हियर क्या क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। OA दैट इज डिस्टेंस D, वो डिस्टेंस D है, O से A तक D के इक्वल है, D डिस्टेंस है। लेकिन जो OA है ना उसकी डायरेक्शन देखो आप जरा कैसे है। जो OA है दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, OA परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज 90 डिग्री पे प्लेन पे, और जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी तुम्हारा 90 डिग्री पे है। इसका मतलब OA और N कैप बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि जो OA है वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर है और N कैप है वो भी परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो इट मींस OA दैट इज पैरेलल टू दी N कैप,
वो एन कैप के डायरेक्शन में ही है। जो डायरेक्शन एन कैप की है प्लेन के परपेंडिकुलर, वही डायरेक्शन ओ ए की। तो इसलिए बेटा मैं ओ ए को एक वेक्टर बना सकता हूँ। दैट्स व्हाई पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए, उसको क्या लिख सकते हैं, क्या होता है, किसी वेक्टर को आप जब लिखते हो तो उसमें दो बातें होती हैं। पहला एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड ओ ए का मैग्नीट्यूड और इनटू ओ ए की डायरेक्शन, लाइक दिस। तो बेटे ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है, डी, वो डिस्टेंस डी है, वो यहाँ से यहाँ तक ओ ए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, मतलब ओ से ए तक का डिस्टेंस डी है। और इनटू ओ ए कैप, ओ ए कैप मतलब ओ ए की तरफ जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो ओ ए कैप की बजाय मैं क्या यूज कर सकता हूँ, एन कैप, क्योंकि ओ ए कैप परपेंडिकुलर टू प्लेन है और एन कैप भी परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए मैं ओ ए कैप की जगह लिख सकता हूँ एन कैप। तो दिस इज अवर वेक्टर ओ ए। तो जो ओ से ए तक का डिस्टेंस था मैंने उसको ओ से ए वेक्टर बना दिया, एंड दिस वेक्टर ओ ए वेक्टर दैट इज डी इनटू एन कैप, वो डी इनटू एन कैप। Now consider P any point on the plane। अब आप P पॉइंट ले लो बेटा, कोई भी जिसका पोजीशन वेक्टर R से लोगे तो OP वेक्टर हो जाएगा। So now P be any जनरल पॉइंट, कहीं पे भी ले सकते हैं इसको, जनरल पॉइंट ऑन प्लेन, प्लेन के ऊपर जनरल पॉइंट हो जाएगा। तो therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जो P का पोजीशन वेक्टर OP कहेंगे उसको R लिख सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो उस R को भी कैसे लिखा जाता है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे लिख रहे हैं। तो therefore AP वेक्टर, हाँ जी, OP माइनस OA, देखो जरा AP वेक्टर को बनाए तो वही बात आ गई, फिर AP तो ढूंढना था हमें, OP माइनस OA, और OP किसके इक्वल है बेटे, R के, और OA किसके इक्वल था, A के। ओ ए वेक्टर हमने ए के, सॉरी ओ ए वेक्टर को हमने डी इंटू एन कैप के लिया था, सॉरी डी इंटू एन कैप। तो ए पी वेक्टर आ गया बेटा मेरे आर माइनस डी एन, एंड दिस इज अ वेक्टर इन प्लेन, दिस इज इन प्लेन, ये एक वेक्टर है जो प्लेन में, दिस इज वेक्टर इन प्लेन, ये वेक्टर प्लेन में आ रहा है, ए पी मिल गया हमें। एंड दोबारा से लिख लेता हूँ, चलो एन कैप क्या था, वो जो भी था एल आई प्लस एम जे, दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर। तो दोनों बात तो मिल तो गई हमें, एपी भी मिल गया हमें प्लेन में और एन परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो दैट्स व्हाई एन की वैल्यू लिखना है, लिख ले एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो देयरफॉर बेटा एपी और एन दोनों आपस में यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, इसलिए AP डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। ये फिर से वही बात आ गई जो हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस की। अब AP डॉट एन कैप है बेटा, तो AP की वैल्यू है R माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। तो जरा डॉट प्रोडक्ट करिए, R डॉट एन पहले भी था पिछले आर्टिकल में, माइनस डी और एन कैप डॉट एन कैप, ये दोनों एन कैप डॉट एन कैप बोथ आर यूनिट वेक्टर्स। और हमें पता है जैसे हम आई डॉट आई करते थे तो दैट इज 1, आई दैट इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, तो आई डॉट आई 1 हो जाता है, तो वैसे एन डॉट एन भी 1 हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस वन आर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें हमें दो चीजें मिलती हैं, यहाँ से जो मैंने इक्वेशन निकाली इक्वेशन ऑफ प्लेन की, उसमें से मुझे दो चीजें मिलेंगी। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई है वेक्टर फॉर्म में। क्या इक्वेशन है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। और अगर आप इसको बेटा देखोगे ध्यान से, एन कैप दिस इज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, दैट इज नॉर्मल वेक्टर, जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर तुम्हें दे रखा है, ये एन कैप ही तो था, एल आई प्लस एम जे प्लस एन की, यानी कि इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन को साइन एल एम एन, और इक्वल टू डी। तो इसमें तुम्हें दो चीजें मिल रही होंगी आपकी बात, मैंने अभी पिछले में बताया था कि तुम्हें प्लेन की इक्वेशन देख के उसमें से एक चीज मिलेगी, दैट इज
परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज। लेकिन इसमें देखिए क्या मिल रहा है, एक तो n का पता लग रहा है हमें और दूसरा d, और दोनों ही हमारे लिए मीनिंगफुल हैं। n कैप दैट इज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन, और d जो स्मॉल d लिखा है मैंने इसको कि दिस d इज नथिंग बट दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो इट मींस ये जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है वैल्यू d, ये d परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब होगी जब यहाँ पे n वेक्टर नहीं होगा बल्कि n यूनिट वेक्टर होगा, लाइक दिस। तो n को पिछले केस में क्या था, जबकि प्रीवियसली जो हमने पिछला अभी थोड़ी देर पहले किया, प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया कि r डॉट n था यहाँ पे इक्वल टू d लिखा था। दिस इज नॉट ए यूनिट वेक्टर, दिस इज एनी वेक्टर। ये कोई भी वेक्टर हो सकता था, उसको हमने जब n में लिखा तो दैट इज ai प्लस bj प्लस ck इक्वल टू d। तो यहाँ पे जो d है दिस इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिकॉज दिस n इज नॉट ए यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये n कोई यूनिट वेक्टर नहीं है। तो अगर इस n को हम यूनिट वेक्टर में बदल देंगे तो देन जो राइट हैंड साइड है वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो दिस इज वेक्टर फॉर्म। मैं कुछ क्वेश्चन फिर से लेना चाहता हूँ। सपोज करो मेरे पास फिर से एक क्वेश्चन है 2i प्लस 3j प्लस 4k। लिसन, सुनिए, इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू 10 ले ली मैंने, तो दिस इज डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन की इक्वेशन है। एक मिनट के लिए, तो प्लेन की इक्वेशन कैसी प्लेन की इक्वेशन है? सपोज करो ये इस प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर हो सकता है दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 4k। दिस इज n, ये r डॉट n इज इक्वल टू ये d था, वो कैपिटल D जिसको बोलते थे हम डिस्टेंस, ये वाला। तो अब मुझे इससे तो इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो भी पता लग गई 2, 3, 4। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बताइए ओरिजिन से कितनी है, तो इसका मतलब मुझे इस प्लेन को फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इस फॉर्म में लिखे r डॉट n कैप बनाना पड़ेगा। ये n वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो n वेक्टर तुम्हारे पास है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 29। तो बेटा इसको जो n वेक्टर है यहाँ पे, इसको आप रूट 29 से डिवाइड करो इधर लेफ्ट साइड में। तो जब आप लेफ्ट साइड में डिवाइड करोगे तो आपको राइट साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो वी जस्ट राइट हियर डिवाइड बोथ साइड विद अंडर रूट 29, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे r डॉट 2 अपॉन रूट 29i, 3 अपॉन रूट 29j और 4 अपॉन रूट 29k। तो दोनों साइड करना पड़ेगा 10 अपॉन रूट 29। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज n कैप। अगर ये n कैप है तो ये भी d हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि तुम्हारे पास अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसे दे रखा है तो अब आप लिखेंगे ये n कैप है। n कैप कैसे पता लगेगा n कैप है या नहीं है? सम ऑफ स्केयर 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि इससे तो डायरेक्शन कोसाइन निकलते हैं और डायरेक्शन कोसाइन में सम ऑफ स्केयर यूनिट वेक्टर है तो सम ऑफ स्केयर 1 आएगा, मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो अब की बार बेटा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे 2 बाई रूट 29, 3 बाई रूट 29 और 4 बाई रूट 29, जिनको हम मोस्टली L, M और N से वो लिखते हैं। और क्या खास बात होती है इनमें, n स्केयर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अगर 1 है, 1 के इक्वल है तभी ये डायरेक्शन कोसाइन है, नहीं तो नहीं है। और अगर ये सम ऑफ स्केयर 1 के इक्वल आ जाता है तो राइट हैंड साइड में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। तो हम कहेंगे इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन 2 बाई रूट 29, 3 बाई रूट 29, 4 बाई 29 एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 10 बाई रूट 29। इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 अपॉन रूट 29। इट्स लाइक दिस। नाउ इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाए? जैसे ये वेक्टर हमारा ये था, हमारा ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो फिर से कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। हमने कहा था कि स्पीड नहीं कम होनी चाहिए उससे भी। तो r की जगह आप लिखो बेटे, वो क्या था r की जगह, xi प्लस yj प्लस zk डॉट li प्लस mj प्लस nk इज इक्वल टू d। तो
तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू डी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। अब आप देखो आर के साथ जो होता था वो एन कैप होता था, एल आई एन जी एन जी, यानी कि यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन मिलते थे। तो यहाँ से एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, दीज आर नथिंग बट कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, एल एम और एन। और अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो राइट हैंड साइड का जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है इसमें। इसी के ऊपर अगर हम प्लेन की इक्वेशन एक दो केस और हैं उनको भी डिस्कस करेंगे तो हमारा कंसेप्ट उसमें भी यही रहेगा कि एक ही वेक्टर प्लेन के ऊपर और एक नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, दोनों का डॉट प्रोडक्ट उठा के जीरो कर देंगे तो हम इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आप सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बेटे 11.3 एक्सरसाइज का, अपनी बुक निकाल लो एनसीईआरटी 11.3 एक्सरसाइज, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करिए, कुछ पता लगेगा हमें क्या। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड पार्ट है। दिस इज एक्सरसाइज 11.3 एनसीईआरटी की बुक से। तो इसमें बेटे उसने कहा कि डिटरमिन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो अभी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में करके दिखाया है। तो इट इज ऑन योर चॉइस। तो देखना जरा यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज कितने दिखे हैं तुम्हें ऑफ नॉर्मल वेक्टर। These are nothing but coefficients of x, y, z, 1, 1, 1। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन इनको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ से जो नॉर्मल वेक्टर आ रहा है तुम्हारा दैट इज 1i 1j और प्लस 1k आ रहा है, क्योंकि ये x, y, z का कोफिशिएंट है। तो उसका मैग्नीट्यूड देख लो बेटा क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 3। तो इट मीन्स हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये अभी इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू b, तो मुझे इसको बनाना है lx प्लस my प्लस mz, तो इक्वल टू स्मॉल d हो जाएगा। तो जब ये l m एंड डायरेक्शन कोसाइन आएंगे तो राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसको एलिमेंट बनाने के लिए आपको डिवाइड कर दो बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड कर दें विद रूट 3 अंडर रूट 3 से। तो 1 अपॉन रूट 3x प्लस 1 अपॉन रूट 3y प्लस 1 अपॉन रूट 3z इक्वल टू 1 अपॉन रूट। तो आप कह सकते हो बेटे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर दैट आर 1 by रूट 3, 1 by रूट 3 एंड 1 by रूट 3, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज आल्सो 1 by रूट 3। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा चेंज करके ये वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में था, हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। आप इसको चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, r बाहर तो x y z बाहर तो 1i प्लस j प्लस k इक्वल टू 1 ऐसे बन जाता है। नाउ दिस इज ऑफ द टाइप r डॉट n इक्वल टू कैपिटल A, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो अब इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो ये n का यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो n वेक्टर तो तुम्हारा वही i प्लस j प्लस k, इसका मैग्नीट्यूड रूट 3 आया। तो अगर इसको तुम्हें यूनिट वेक्टर बनाना है तो अगेन डिवाइड विद रूट 3, जैसे मैग्नीट्यूड था तो क्या होगा 1 अपॉन रूट 3i प्लस 1 अपॉन रूट 3j प्लस 1 अपॉन रूट 3k इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो अब ये हुआ r डॉट n कैप इक्वल टू d होगा। तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे और d परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वेक्टर फॉर्म में हुआ, ये वेक्टर फॉर्म में अल्टरनेट मेथड कह सकते हो। और ये मैंने जो कार्टेशियन किया यहाँ तो मैंने कार्टेशियन में किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए बेटे दूसरा क्वेश्चन,
कहता है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। दूसरे क्वेश्चन में कहता है डिस्टेंस 7 है फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल वेक्टर दे रखा है बेटा 3i प्लस 5j माइनस 6k। तो वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d 7 है और नॉर्मल वेक्टर तुम्हें दे रखा है। तो तुम याद करो वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म ले लो या कार्टेशियन फॉर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस दे रखी है इसलिए r डॉट n कैप इक्वल टू d ये लगाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस दी है तो उसका यूज करना है। हमने 7 रखेंगे इसकी जगह, r भी दे रखा है लेकिन गड़बड़ n कैप की है, मुझे तो n वेक्टर दे रखा है, ध्यान रखो। इसको में फॉर्म में n कैप यानी यूनिट वेक्टर होगा तो उसके लिए आप n का मैग्नीट्यूड निकालें बेटा 9 प्लस 25 प्लस 36 तो ये बनता है 6 5 11 और 9 2 3 5 और 70 √70 आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे √70 से तो n कैप का मतलब होगा n वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, तो 3/√70 i 5/√70j और कितना है -6/√70 × k। तो मुझे ये वैल्यू रखनी पड़ेगी बेटे 3/√70 i 5/√70j और -6/√70 k। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है। इसको आप यहीं छोड़ सकते हो, इस क्वेश्चन को आप यहीं छोड़ सकते हो या आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन को जैसे कोई बच्चा क्या करेगा r.3i प्लस 5j माइनस 6k इक्वल टू 7 × √70 कर दे। ओके, कोई बच्चा क्या करेगा, अब इसको कार्टेशियन में बदल देता हूँ मैं, तो r की जगह xi yj zk, तो दिस इज व्हाट 3x प्लस 5y माइनस 6z इक्वल टू 7 √70 लिख दिया। तो ऑल आर सेम। आपको इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि सभी का मतलब एक ही होता है। आपको कार्टेशियन और इनमें फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तसल्ली से बैठ के देखोगे तो पता लग जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहते हैं सभी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं वेक्टर फॉर्म में, प्लेन की इक्वेशंस हैं, तो यू हैव टू कन्वर्ट देम इन कार्टेशियन फॉर्म। तो मैंने बताया था डू नॉट टेक एनी टाइम टू कन्वर्ट एन इक्वेशन इन दिस वन। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये वही क्वेश्चन देखो फिर से दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। अब की बार आपको पॉइंट दे दिए जहां से पास हो रहा है। ये पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 1 0 और -2, तो ए दे रखा है बेटा, पी हम अपनी तरफ से मान लेंगे तो x y z बना, और दूसरा नॉर्मल टू द प्लेन दे रखा है, दैट इज एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है प्लेन के, तो दिस इज i प्लस j माइनस k। ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। तो a पॉइंट प्लेन के ऊपर दे रखा है तो a भी वेक्टर हमने ले बना लिया, एंड व्हाट इज दैट x माइनस 1i प्लस yj प्लस z प्लस 2k। दिस इज ऑन प्लेन, ये वेक्टर है प्लेन के ऊपर। दूसरा n i प्लस j माइनस k, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो देखो कंसेप्ट क्या है फिर से भाई, AP और n आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट फिर से 0 आ जाएगा, और जब डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आप डॉट प्रोडक्ट कर दो दोनों का 0, तो 1 × x माइनस 1, 1 × y और -1 × z प्लस 2 इक्वल टू, ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में। थोड़ा ठीक करके लिख दो x प्लस y माइनस z, -1 और -2 -3 इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म है। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर बनाना है तो r बाहर ले लो बेटा, उसके x y z बाहर आ गया, तो 1i प्लस 1j और माइनस k और इक्वल टू 3 कर सकते हो, तो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। तो आपके पास ये क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। ओके जी, ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। गुड डे।